नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबरों के महाबुलेटिन यानी न्यूज डिकोड खबर ए टू जेड में आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि जरूरी है खबरों के पीछे की खबर को समझना, खबर के पीछे की खबर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को मार गिराया। दोनों उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड थे। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर अतीक वहीं पर रोने लगा। पूरी खबर क्या है आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं। तस्वीरें झांसी के परीक्षा डैम के पास की है, जहां गुरुवार को गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद का एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। असद और शूटर गुलाम मोहम्मद उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने बताया कि उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य शूटर असद और गुलाम ने पुलिस टीम को देखते ही बाइक से भागने की कोशिश की, जिसके बाद एसटीएफ टीम के पीछा करने पर विदेशी हथियारों से दोनों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। करीब 30 मिनट चली इस मुठभेड़ में 49 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद असद और गुलाम दोनों की मौत हो गई। मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, तो एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी। और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है, इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर अतीक रोने लगा और सिर पकड़कर बैठ गया। बता दें कि 24 फरवरी को उमेश पाल के मर्डर के बाद ही ये फरार थे। एसटीएफ 54 दिन से लगातार इन्हें ट्रेस कर रही थी। तो अतीक अहमद के लिए आज का दिन बेहद मुश्किलों भरा रहा। एक तरफ उसके बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, तो दूसरी तरफ कोर्ट ने उसकी 7 दिनों की रिमांड मंजूर कर दी। एक वक्त था जब यूपी में बाहुबली नेता अतीक अहमद की तूती बोलती थी। एक मामूली तांगे वाले का बेटा माफिया बना और फिर सियासी गलियारों में होता हुआ सांसद तक पहुंच गया। लेकिन कहते हैं कि बुरे काम का अंजाम भी बुरा होता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है अतीक अहमद के साथ। तो चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद अहमद लखनऊ में पूरी गैंग ऑपरेट करता था। स्कूल लाइफ से उसके कारनामे शुरू हो गए थे और बड़े भाइयों के जेल जाने के बाद असद ने गैंग संभाल लिया। उमेश पाल मर्डर केस का वीडियो सामने आने के बाद से असद पुलिस के निशाने पर था। पुलिस ने असद और शूटर गुलाम पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया, लेकिन दोनों पुलिस को चकमा देकर पकड़ से दूर रहे। यूपी एसटीएफ ने एक टिप के आधार पर आज झांसी में मोर्चाबंदी की। डीएसपी नवेंदु और डीएसपी बिमल के नेतृत्व में एसटीएफ टीम ने असद का पीछा किया और उसके बाद एनकाउंटर में असद अहमद और उसके साथी ढेर कर दिया, यानी दोनों को ढेर कर दिया। हालांकि इस एनकाउंटर को लेकर कई तरह की चर्चा गर्म है। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है, इसलिए एसटीएफ ने घटना के पूरे तथ्य और सच्चाई जनता के सामने रख दी। ये पूरा घटनाक्रम उन लोगों के लिए सबक है जो कानून को अपनी जागीर समझते हैं। अब उन्हें यह समझने की जरूरत है कि अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसकी गर्दन कानून के शिकंजे में फंस ही जाएगी, और वही असद और अतीक के साथ हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में युवाओं को नौकरी मिली है। विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्र सरकार ने विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया है। इस मेले में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली जुड़कर 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। भोपाल और जबलपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया और युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले सरकारों के कार्यकाल की तरह अब नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता। इस पर कांग्रेस विधायक तरुण भनोत ने रोजगार मेले पर तंज कसा। 10 लाख रोजगार के अवसर सृजन करने का जो संकल्प स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लिया था, उसकी चौथी श्रेणी का कार्यक्रम आज भोपाल में आयोजित किया। नौकरियां जो प्रतिवर्ष युवाओं को मिलने वाली थी, उनका क्या हुआ? तो हमारे तो 9 साल के कार्यकाल में 18 करोड़ बच्चे जो थे उनको रोजगार मिल गया होता। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने 212 कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान सांसद सुनील सोनी और रेलवे डीआरएम मौजूद रहे। वहीं बिलासपुर में भी 211 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। रोजगार मेले की सफलता के लिए और इस कल्पना के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। नौजवान भाई और बहन यहाँ पर उपस्थित थे और 214 वर्चुअल जुड़े थे। उन सभी को मैं हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई देता हूं। लाखों बेरोजगार वोटर्स भी हैं और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये किसी भी पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों युवाओं को रिझाने में लगी हैं। मोदी सरकार रोजगार सृजन को सबसे पहली प्राथमिकता देने के विजन के साथ रोजगार मेला आयोजित कर रही है। इस साल के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा कर चुकी केंद्र सरकार अब तक 1,86,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट चुकी है। केंद्र सरकार युवाओं पर इतनी मेहरबान क्यों है? चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है इसे डिकोड करना। मोदी सरकार ने बीते साल अक्टूबर में 75,000 और इस साल जनवरी में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा था और अब तीसरे रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर अब तक 2,17,000 युवाओं को नौकरी की सौगात दी है। यह भी आप जान लीजिए कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में हर साल लगभग 2 करोड़ युवा 18 साल की उम्र को पार कर रहे हैं। ऐसे में युवाओं पर फोकस इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि वोटर्स की संख्या इनकी बड़ी है और किसी भी सियासी पार्टी की किस्मत पलट सकते हैं ये लोग। चुनावी आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान लगभग 10 करोड़ ऐसे मतदाता थे जिन्होंने पहली बार वोटिंग की, यानी पहली बार उन्होंने मतदान किया था। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां 18 से 19 साल तक के 3 लाख से ज्यादा और 20 से 29 साल के करीब 43 लाख मतदाता हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में 18 से 21 साल के 30 लाख युवा वोटर पहली बार वोट करेंगे। जाहिर है सिर्फ केंद्र ही नहीं, राज्य सरकारें भी युवाओं पर दांव लगा रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षित बेरोजगारी युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता का ऐलान किया, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने युवा नीति बनाई है। और अब आपको जगदलपुर लेके चलते हैं, क्योंकि वहीं से खबर है। आज कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन में शामिल हुई। इस दौरान प्रियंका ने बस्तर को ब्रांड बताया। इससे पहले लाल बाग स्थित झीरम के शहीद स्मारक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी वाड्रा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भरोसा है कि नहीं है? जगदलपुर में कांग्रेस ने भरोसे का सम्मेलन के जरिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। इस सम्मेलन में शामिल होने आई कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोंडी में अपने भाषण की शुरुआत कर बस्तर के लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिस बस्तर में कभी दहशत थी, अब वो ब्रांड बन गया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लोगों के भरोसे का सम्मेलन है। मुझे बहुत गर्व है कि जो यहाँ की सरकार है बस्तर को आगे बढ़ाने का काम किया, मेरी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। एक तो दंतेश्वरी माई, दूसरा बस्तर का दशहरा और तीसरा आदिवासियों की अपनी संस्कृति। और इस संस्कृति को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 2,500 से अधिक देवगुड़ी बनाने का काम, पेनगुड़ी, देवगुड़ी, माता गुड़ी
ये सब बनाने का काम किया। खास बात यह रही कि मंच पर सभी कांग्रेस विधायकों को एक साथ बिठाकर एकजुटता दिखाई गई। भाजपा ने कांग्रेस के इस सम्मेलन पर जोरदार प्रहार किया। उनको बार बार भरोसा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, ये भयभीत सरकार है, ये डरी हुई सरकार है। बहरहाल बस्तर पर कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों का फोकस है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर जाता है। कांग्रेस ने तो प्रियंका के दौरे से भरोसे का दांव खेल दिया और अब भाजपा की बारी का इंतजार। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार बस्तर दौरे पर आई। हालांकि इससे पहले गांधी परिवार से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी बस्तर आ चुकी हैं। अब प्रियंका गांधी का बस्तर दौरा क्यों खास है, यह आपको जानना चाहिए, इसीलिए हमारी टीम ने इसे डिकोड किया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी हो तो सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर गुजरता है, यह कहावत है और सच भी है। बस्तर संभाग में विधानसभा की 12 सीटें हैं और सभी 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, यानी वहां कांग्रेस के विधायक हैं। कभी यह भाजपा का गढ़ माना जाता था बस्तर, अब कांग्रेस का किला बन चुका है। हालांकि इस बार कांग्रेस की राह आसान नहीं है। बस्तर में कुछ महीने पहले भाजपा के 3 नेताओं की हत्या हो गई। इसके अलावा धर्मांतरण को लेकर बवाल हो चुका है। आरक्षण में कटौती से भी आदिवासियों में नाराजगी है। इसलिए चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे से कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। बस्तर के आदिवासियों के लिए प्रियंका गांधी केवल एक कांग्रेस नेता नहीं, बल्कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी की पोती भी है। प्रियंका ने अपने संबोधन के दौरान भावनात्मक अपील करके बस्तर के लोगों से कनेक्शन बना लिया। हालांकि चुनाव होने तक ये कनेक्शन काम करेगा या नहीं, इसमें देखना होगा, क्योंकि ये कई पहलुओं पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब आपको बस्तर के बाद मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सियासी दलों को दलितों की याद सताने लगी है। अब याद क्यों सताने लगी वो भी समझिएगा। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर भाजपा ग्वालियर में दलित महासम्मेलन कर रही है। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है, बाबा साहब की जन्मस्थली महू के साथ प्रदेश भर में आयोजन कर रही है। यही नहीं, भाजपा और कांग्रेस के अलावा दूसरे दल भी दलितों को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति के तहत राजनीतिक दल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाने की तैयारियों में जुटे हैं। भाजपा ने ग्वालियर में दलित महाकुंभ की तैयारी की है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों को बुलाने का दावा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस बाबा साहब की जन्मस्थली महू के साथ प्रदेश भर में आयोजन कर रही है। इधर बसपा आष्टा में बड़ा दलित सम्मेलन करेगी और इस पूरे महीने जिला और विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम कर रही है। इसके साथ भीम आर्मी महू में अपनी राजनीतिक विंग आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और जैस नेताओं को एक मंच पर लाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ भी डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर श्रद्धांजलि देंगे। हालांकि दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर बाबा साहब के नाम पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। हमारे लिए सब बराबर हैं और जो सबसे पीछे है उसको हम प्राथमिकता के साथ में आगे बढ़ाने का काम, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं और स्वाभाविक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी जोड़ने का काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय को तिलांजलि देकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तिलांजलि देकर अगर दलितों के उत्थान की बात करती है तो मैं समझता हूँ कि ये सरासर झूठ है, बेईमानी है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी भी इस कवायद में कूद पड़ी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कहने से संविधान और बाबा साहब के सिद्धांतों को खतरा है। जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी, संविधान को खतरा रहेगा, बाबा साहब का दिए हुए जो अधिकार हैं उनको खतरा रहेगा। मध्य प्रदेश में एससी वर्ग की कुल 35 सीटें आरक्षित हैं और करीब 15.6% वोट दलित वर्ग से आते हैं। इसके अलावा 80 सीटों पर दलित मतदाताओं की दखल है। जाहिर है इस वर्ग को साधने से 23 की राह आसान हो जाएगी। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।
संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती 14 अप्रैल यानी कल मनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में सभी सियासी दलों ने उनकी जयंती जोर शोर से मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही एक दूसरे पर बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगा रहे हैं। वो कह रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि आप कर रहे हैं। सवाल है कि अलग अलग सिद्धांतों और विचारधारा वाले सियासी दलों को अचानक अंबेडकर से इतना लगाव कैसे हो गया? तो चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है इसे डिकोड करना। मध्य प्रदेश में अंबेडकर जयंती के बहाने सियासी दल खुद को दलितों का हितैषी बताने में जुटे हैं। यह दलित प्रेम इसलिए क्योंकि दलित वोटरों के बिना चुनावी मझधार पार करना आसान नहीं है, कठिन हो जाएगा। एमपी में अनुसूचित जाति यानी दलित वर्ग से करीब 15.6% वोटर हैं। इनके लिए 35 सीटें आरक्षित हैं, यानी वही चुनाव लड़ सकते हैं उन इलाकों में, और 80 सीटों पर दलित मतदाता जीत और हार के बीच में आके खड़े हो गए हैं। अब जरा चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो 2003 में भाजपा के पास 35 एससी सीटें थी, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, और कांग्रेस के पास महज 4 सीट थी, एक अन्य के पास थी। चुनाव दर चुनाव भाजपा की सीटें घटती गई और 2018 के चुनाव में भाजपा के खाते में महज 18 सीट रह गई और कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है, 15 सीटों पर है वो। पिछले चुनाव में भाजपा की कुर्सी खिसकाने में एसटी और एससी वोटर्स की बड़ी भूमिका थी, लिहाजा इस बार पहले से ही सियासी दल दलित वोटर्स को रिझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, उनकी मजबूरी है। मध्य प्रदेश में आईएएस ऑफिसर नौकरी को बाय बाय कह रहे हैं। कोई राजनीति तो कोई दूसरी वजह से नौकरी छोड़ चुके हैं और छोड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस ने इसे राजनीति के चश्मे से देखा है और बीजेपी पर तंज कस रही है। मध्य प्रदेश में आईएएस अफसरों का नौकरी से मोहभंग होता जा रहा है और शायद यही वजह है कि किसी ने नौकरी को बाय बाय कह दिया तो किसी ने वीआरएस ले लिया। ताजा मामला आईएएस अफसर वी चंद्रशेखर से जुड़ा है। जबलपुर कमिश्नर रहते हुए इन्होंने नौकरी से वीआरएस लेने के लिए आवेदन दिया है, इसलिए राज्य सरकार ने उन्हें बिना विभाग मंत्रालय में पदस्थ कर दिया है। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी को इसके पीछे खास वजह नजर नहीं आती। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इवेंट मैनेजर की तरह बीजेपी यूज कर रही है, इसलिए उनका मोहभंग हुआ है। एक के पीछे और बाकी लाइन लगी हुई है और संघ लोक सेवा आयोग लगातार भर्ती निकालती है, नए नए लोग भर्ती होते हैं। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को अपने इवेंट मैनेजर के तौर पे उपयोग करना शुरू कर दिया है, जो कार्यकर्ता बन के मात्र रह गए, इसलिए सरकारी अधिकारियों का मोहभंग हो रहा है, ये जाहिर सी बात है। सूत्रों के अनुसार चंद्रशेखर राजनीति का रुख कर सकते हैं और बीजेपी की तरफ से बैतूल की किसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो आईएएस बी चंद्रशेखर ने वीआरएस के लिए आवेदन क्यों किया? क्या वजह हो सकती है? और क्या वाकई एमपी में अधिकारी काम नहीं करना चाहते? चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं और इसकी हकीकत क्या है वो जान लेते हैं। एक तो यह कहा जा रहा है कि वो राजनीति में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके कुछ करीबियों का कहना है कि वो दलित मूवमेंट से जुड़कर सोशल जस्टिस के लिए काम करेंगे। चंद्रशेखर ने अपने आवेदन में समाज सेवा करने की इच्छा जाहिर की है। वैसे उनकी सत्तारूढ़ बीजेपी के टिकट पर बैतूल जिले की आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की भी एक चर्चा है। यह भी कहा जा रहा है कि वो राजनीति में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके कुछ करीबियों का यह कहना है कि दलित मूवमेंट से जुड़कर सोशल जस्टिस के लिए काम करेंगे। तो ये बात सामने आ रही है। आप देखिए मध्य प्रदेश में इसके पहले भी कई आईएएस अधिकारियों ने वीआरएस लिया। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि कई अधिकारियों ने वीआरएस लेकर चुनाव भी लड़ा और जीत कर भी आए। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि वीआरएस इसलिए लिया है कि मध्य प्रदेश में अधिकारी काम नहीं करना चाह रहे हैं और मध्य प्रदेश को बाय बाय बोलना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा होती है और कुछ लोग स्वाभाविक तौर पर काम नहीं करना चाहते, इसलिए वीआरएस ले लेते हैं। वो चाहते हैं कि वो रिटायर हो जाएं और आराम से जिंदगी गुजर बसर करें अपने अंतिम समय में। तो न्यूज डिकोड खबरों का महाबुलेटिन तो है ही, साथ में करंट अफेयर से भरा एक ऐसा शो है जो आपको रखता है दूसरों से एक कदम आगे। तो आज के लिए न्यूज डिकोड में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।